हेलो भुलका पार्टी, आप मज़े में होंगे। तो हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्लियर। ये लेक्चर में एक बात समझ लेना कि लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी जो पढ़ाया था मैंने आपको, क्लियर, और वो बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग एक पोर्शन आगे बैठे तो इन लोगों ने थोड़ा कंक्लूजन और भी लगाया था। वो कंक्लूजन क्या था उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन, उसकी रेडियस पढ़ी, उसकी डेंसिटी पढ़ी, उसके अंदर एनर्जी किस तरीके से वो पढ़ी। तो एक बात हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो आज हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो एक जनरली एक बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, क्लियर। मैं आपको जैसे जैसे बोलूँ ना वैसे वैसे आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन करते रहना बेटा। आज के लिए न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। यार न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो देखो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर मतलब डेफिनेशन में दे रहा हूं आपको। डेफिनेशन इस तरीके से मिलेगी कि ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन तो है ही। उस प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बट फिर भी प्रोटॉन यहां पे जुड़े हैं। वो ऐसे थोड़ी ना हुआ कि बाहर चले गए, ऐसा हुआ कि वो बाहर चले गए, नहीं, वो प्रोटॉन यहां पे जुड़े हैं। मतलब और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता होगा उनके बीच में जो उसको वहां पे जकड़े रखे, मतलब उसको जुड़े रखे, क्लियर। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स है, क्लियर, वो स्ट्रॉन्ग देन मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स strong than electric force and gravitation force। दोनों से ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है बेटा। फिर से मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या दोगे कि इन द न्यूक्लियस देयर इज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन ड्यू टू द सेम चार्ज। बट क्लियर, वहां पे प्रोटॉन फिर भी रह रहा है, अदरवाइज क्लियर द प्रोटॉन विल रिमेन इन द न्यूक्लियस, विल रिमेन स्टेबल इन द न्यूक्लियस। सो फॉर दैट द अनदर फोर्स is a strong attractive force against the electric force. This strong against force is known as a strong nuclear force। अपने लैंग्वेज में लिख दो ये फोर्स याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये वीक है बेटा दोनों इसके कंपैरिजन में, ओके। उसके बाद बेटा ये फोर्स किस किस के बीच में लगता है? दिस फोर्स इज बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये फोर्स ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन में लगेगा, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दैट मीन्स it is not depends on चार्ज को इंडिपेंडेंट है। वो चार्ज के ऊपर डिपेंड वाला फोर्स नहीं है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड वाला फोर्स नहीं है बेटा। इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ चार्ज, क्लियर। ये न्यूक्लियॉन के बीच में फोर्स है। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, दोनों है बेटा, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। कैसे? तो यहां पे इन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट डिस्टेंस का जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये ग्राफ एज पर आवर थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ही आएगा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, यहां तक हुई 0.8 फर्मी मीटर तक,
ये डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर है, उसके बाद वापस इंक्रीज हुई, यहाँ पे वो मिनिमम है, मतलब इसके नज़दीक आएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इससे दूर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर? मतलब मोर देन 0.8 फर्मीमीटर इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड लेस देन 0.8 फर्मीमीटर इट्स अ रिपल्सिव फोर्स। दोनों लगता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। क्लियर? दूसरी बात, क्लियर, कल हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी। उस बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट मिली थी, मतलब कितना भी न्यूक्लियन ऐड करे बीच में फिर भी उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, मतलब उसके अंदर सैचुरेशन का एक लेवल है। क्लियर? मतलब एक न्यूक्लियन नेबर के साथ ही ये फोर्स लगा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं लगा सकता है। तो एज पर बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी जो कांस्टेंट हुई थी, क्लियर, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस फोर्स इज सैचुरेटेड एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब वो नेबर न्यूक्लियन के साथ, मींस फोर्स ओनली बिटवीन नेबर न्यूक्लियन, नॉट ऑल, हर एक न्यूक्लियन के साथ नहीं लगाएगा, नेबर न्यूक्लियन के साथ ही लगाएगा, याद रखना बेटा। क्लियर? डज नॉट गेट फॉर्मूला एज पर इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से इसका फॉर्मूला नहीं मिला है बेटा। क्लियर? नहीं मिला है। तो इतनी थियरी लिख देना। न्यूक्लियर शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फोर्स बोले तो फिर से डेफिनेशन बोलो। क्या बोलोगे डेफिनेशन एक बार? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर जुड़े हैं, मतलब उसके अंदर और एक फोर्स लग रहा है जो उसको जकड़े रखे। उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। 0.8 फर्मीमीटर के पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम है, तो 0.8 फर्मीमीटर से कम पे वो रिपल्सिव लगाता है, बाद आगे चला जाएगा तो वापस खींच लेगा, उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। क्लियर? एज पर बाइंडिंग एनर्जी जो कांस्टेंट मिला था, मतलब वो सैचुरेटेड है और शॉर्ट रेंज है, मतलब वो नेबर न्यूक्लियन के साथ फोर्स लगाएगा, नॉट आउट एल। उसका फॉर्मूला नहीं मिला है। और एक लास्ट पोर्शन बेटा मैं आपको बोल दूं जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, इस फोर्स को फंडामेंटल में नहीं गिना गया था। एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने हुए हैं? सोचो, आप सोचो, बाद में मैं आंसर बोलूं। क्वार्क्स के बने हुए हैं। तो क्वार्क्स जो था उसके बीच में फोर्स लगता है। तो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फंडामेंटल में नहीं लिया गया है, क्वार्क फोर्स को फंडामेंटल में लिया गया है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग को नहीं लिया गया है, क्वार्क फोर्स को फंडामेंटल में काउंट किया है। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंथ। और रेडियो एक्टिव के हिसाब से अलग अलग है। एक्चुअल में तीन ही पार्ट है उसके, एक का +2/3 चार्ज है, एक का माइनस। अप का क्या है? +2/3, डाउन का क्या है? -1/3। अप के 2 पार्ट है, टॉप एंड बॉटम, अरे अप एंड डाउन, और चाम्प और स्ट्रेम, टॉप और बॉटम, और इसका है चाम्प एंड स्ट्रेंथ। क्लियर? 2 अलग अलग पार्ट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट वरी, कोई एग्जाम में भी नहीं आने वाला है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना।
क्लियर, ये आप आई थिंक सो आप ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा भी दिक्कत भी नहीं है। क्लियर, कंसेप्ट भी आपका बेटा क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ओके, तो स्क्रीन पॉज करके बेटा पूरा थियरी एक बार लिख लो। ओके बुलगाओ, तो आपने ये पोर्शन लिख लिया होगा। क्लियर, स्क्रीन पॉज कर करके आगे आज हम लोग जो नेक्स्ट थियरी पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी एक पूरा नया पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है बेटा हमारे लिए, एक नया पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है न्यूक्लियस का। क्लियर, और मज़ा भी बहुत आएगा इससे। इसके बाद ये चैप्टर रियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सही में बोल रहा हूँ। क्लियर, आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लेना, सही में मज़ा आएगा। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा, सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, तो ये एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो मतलब न्यूक्लियस, मीनिंग समझ लेना। न्यूक्लियस की एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस की एक प्रोसेस है। बैक्वेरेल ने जब वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट हुआ, रोंजनटन ने एक्सरे फाइंड आउट किया था, उसके बाद बैक्वेरेल ने क्या किया कि हैवी न्यूक्लियस जो थे यूरेनियम की साइड, वहां पे वो लोग एक्सरे फाइंड कर रहे थे। क्लियर, उस टाइम पे वो कुछ उसके ऊपर अलग अलग रेज इंसिडेंट करवाते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो चेक करते हैं कि इसमें कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। हुआ क्या बेटा कि उसने यूरेनियम सल्फाइड के जो उसके पास एटम था, मतलब मटेरियल था, उसके ऊपर उसने विजिबल लाइट को इंसिडेंट करवाया था। बाद में उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या किया कि उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया, ऊपर सिल्वर प्लेटेड, सिल्वर का मतलब सिल्वर प्लेट जो होती है, मतलब सिल्वर कोटिंग उसके ऊपर लगा दिया और साइड में कॉर्नर में रख दिया था, और वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली या एक्सीडेंटली बोला जाता है कि उसने देखा कि उस सिल्वर कोटेड के ऊपर थोड़े थोड़े स्पॉट दिखाई दिए ब्लैक कलर के। मतलब उसने थोड़ा सोचा कि इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। बाद में उसने क्या किया कि उसके बाजू में पॉजिटिव प्लेट रखी और नेगेटिव प्लेट रखी, तो इसके अंदर फॉस्फोरेंस हुआ, मतलब यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका कम हो गया था, मतलब नेगेटिव चार्ज आने लगा, इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आने लगा। मतलब उसने देखा कि यूरेनियम में से ऐसा कुछ निकल रहा है। क्लियर, तो उसने इसका नाम उस टाइम पे बैक्वेरेल रे दिया था। क्लियर, उसके बाद मैडम क्यूरी ने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट को उसने थोरियम, क्लियर, आगे बहुत सारे नाम है, प्लूटोनियम, थोरियम, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पे भी यही प्रोसेस मिली। मैडम क्यूरी ने और क्या किया, नोट डाउन करना, उसने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट लगाई। देखा कि अब ये प्रोसेस जो है, अब ये जो मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है उसके रेट में कोई चेंज हो रहा है, बट नहीं हुआ। बोलो, सेम मिला। उसके अंदर उसने केमिकल को भी ऐड करना ट्राई किया, मतलब उसके प्रोसेस के साथ केमिकल ऐड किया, अलग मटेरियल ऐड किया, फिर भी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेशर की इफेक्ट दी, टेम्परेचर की इफेक्ट दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अलग केमिकल प्रोसेस की उसके साथ मैंने बोला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिया, प्रेशर, टेम्परेचर, बट कोई इफेक्ट नहीं। मतलब ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो अंदर से प्रोसेस हो रही है वो एटम के साथ नहीं रिलेटेड है, उसको इतना पता चल गया। क्योंकि एटम के साथ रिलेटेड होती तो केमिकल या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या तो प्रेशर, टेम्परेचर से कोई ना कोई चेंज ऑब्वियसली होता है। मतलब ये प्रोसेस एटम की नहीं है तो उसके अंदर न्यूक्लियस की होगी, ऐसा मैडम क्यूरी ने माना। इसके बाद मैडम क्यूरी ने बोल दिया कि ये प्रोसेस न्यूक्लियर प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस, और ये सेल्फ है, अपने आप होती हैं, सेल्फ है, इंस्टेंटेनियस है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आज
कोई रे निकला तो 2 दिन के बाद भी निकल सकता है, 2 आवर्स के बाद भी निकल सकता है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि 2 आवर्स के बाद वापिस भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ये नेचुरल है। क्लियर, सेल्फ है, अपने आप होता है। क्लियर, ऐसी प्रोसेस का नाम उसने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया, रेडियो एक्टिव प्रोसेस दिया। ये जो मटेरियल था उसका नाम रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया, और यहाँ से जो रे निकले उसका नाम उसने रेडियो एक्टिव रे दिया। क्लियर, बेसिकली इसमें रेडियो एक्टिविटी के जो रे थे, क्लियर, उसमें 3, अब मैं आपको बता दूं, इसमें 3 रेज निकले थे। आपको भी मालूम है सबको, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर, तो ये रेस के बारे में आज हम लोग थोड़ा डीपली देखने वाले हैं बेटा, उस रेस के बारे में थोड़ा आज हम लोग डीपली देखने वाले हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस? क्लियर, ओके। तो बेटा मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया आगे वाला, वो आपको लिखना होगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। उसके अंदर से क्या निकला था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, आपको भी पता है, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर, अल्फा डीके हुआ था बेटा, अल्फा डीके हुआ था। क्या हुआ था? अल्फा डीके। तो बेटा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। एक्चुअल में अल्फा डीके मतलब उसके अंदर से जो एमिट होगा तो क्या होगा बेटा? अल्फा डीके। एक्चुअल में ये अल्फा डीके एक तो मैटर पार्टिकल है, याद रखना। एक मैटर पार्टिकल है। दूसरा, वो 2 प्रोटॉन इन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है। क्लियर, लाइक एज ए हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस की तरह। बस आपको तो एग्जाम में इतना ही लिखना है, बट मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करवाता हूं। ये जो मैं करवाने जा रहा हूं वो आपके सिलेबस में से निकल गया है, बट सिलेबस में निकल गया है, बट इसके जो एमसीक्यू है ना जेईई नीट में आप आराम से कर पाओगे बेटा। मैं सही बोल रहा हूं, आप आराम से कर पाओगे। क्लियर, इजीली कर पाओगे बेटा। क्लियर, तो इसका जो पोर्शन करवा, तो इसलिए सब लोग ट्राई करना। और अभी कितने भी एमसीक्यू बोर्ड आएगी या स्कूल एग्जाम में भी इसके मैं एमसीक्यू पूछने वाला हूं, क्योंकि गुजकेट में भी काम लगेंगे, बोर्ड में भी काम लगेंगे, बोर्ड में तो नहीं आने वाला है सॉरी, बट नीट में भी और जेईई में भी काम लगेंगे, आराम से लगेंगे बेटा। क्लियर, इसलिए अल्फा डीके का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो सपोज हमारे पास 92U234, उसमें से अल्फा निकला। अल्फा निकला मतलब मैंने क्या बोला, 2He4 निकला, तो इसको हम लोग बोलेंगे 90 प्लस। आपको एलिमेंट्स का नाम नहीं मालूम है तो y कर दो, 4 तो 34, 230। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट एलिमेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर एलिमेंट। ये पेरेंट एलिमेंट है और ये डॉटर एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट में से अल्फा निकला और बना क्या, नया एलिमेंट थोरियम बन गया। मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है ZX है, उसमें से अल्फा निकलेगा, मतलब आप समझोगे क्या, उसके डॉटर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ और एटॉमिक मास कितना कम होगा, 4 कम होगा बेटा। क्लियर, अल्फा प्लस तो ભૂલકાઓ નેક્સ્ટ પોર્શન બેટા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એમાં મેં તમને આલ્ફાનો વસ્તુ સમજાવી कि अल्फा मतलब अल्फा का मीनिंग समझाया मैंने आपको, कैसे आपको बताना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ZXA Y प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे कुछ एनर्जी भी बेटा एमिट होगी। वो एनर्जी कैसे मिलेगी बेटा, इनका मास और इनका मास फाइंड कर लो और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, मतलब mx माइनस इन दोनों का एडिशन my प्लस अल्फा इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट वाली एनर्जी ही है, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे अभी बेटा, बट ये जेईई नीट के लिए है। क्लियर,
कैसे करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अल्फा एमिशन होगा तो नया एलिमेंट कैसे बनाएंगे। मैटर पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है। क्लियर। स्क्रीन पॉज करके ये लिख दो बेटा। इसके बाद बेटा बीटा डीके आता है। बीटा डीके, बीटा डीके ये भी मैटर पार्टिकल है, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का बना हुआ है। आप सोचते होंगे सर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? आई नो अबाउट दैट। आप सोचते ही होंगे सर पढ़ा रहे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कहां से आया। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर से नेगेटिव चार्ज कैसे एमिट होता है वो मैं आपको कन्वर्जेशन सबसे पहले सिखाता हूं, उसके बाद बीटा नेगेटिव पॉजिटिव करवाऊंगा। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी भी प्रोसेस होती होंगी कि उस टाइम पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट होता है। प्रोसेस होती है उसके अंदर। मैंने क्या बोला? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है बेटा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना, मतलब समझ लो न्यूट्रॉन का मतलब 0n1, प्रोटॉन मतलब 1p1। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन नहीं होते ना बेटा। क्लियर। और प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 - 1 0 हो गया। ये न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर, ये प्रोटॉन का स्ट्रक्चर, या 1h1 लिखो। तो देखो 0 1 तो बेटा -1 करोगे तभी 0 होगा ना इलेक्ट्रॉन। 1 1 तो यहां पे कुछ नहीं लिखना है। 1 0 तो यहां पे 1, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिट्रॉन है। उसके साथ में यहां पे एक एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो भी जनरेट होता है, याद रखना। इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो भी है। क्लियर। ये एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों भी जनरेट होते हैं, साथ में लिखना होगा। ये प्रोसेस कैसे लिखेंगे बेटा? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 11 सोडियम 23 है, उसमें से सपोज बीटा नेगेटिव जनरेट हुआ। बीटा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन। बीटा नेगेटिव जनरेट हुआ तो साथ में आप एंटी न्यूट्रिनो लिख दो। 11 है, -1 है तो यहाँ पे बेटा 12 लिखोगे। ये सोडियम है तो एलिमेंट्स का नाम नहीं आ रहा है तो Y लिख दो। 23 एज इट इज रहेगा, 23 एज इट इज रहेगा। सेम टू सेम सपोज 7 न्यूट्रॉन 13 है हमारे पास, तो इसमें से पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ है तो साथ में न्यूट्रिनो लिख दो। 7 नंबर है, 1 नंबर है तो यहाँ पे 6 नंबर होगा। नाम मालूम है तो लिखो, नहीं मालूम है तो मत लिखो, 13 होगा। यानी कि इसका मैं फॉर्मूला बना दूं। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ZXA। सपोज बीटा नेगेटिव है तो Z को 1 बढ़ा दो, एज इट इज रखो। और बीटा पॉजिटिव है बेटा, तो मैंने क्या बोला? इसमें Z1, बीटा नेगेटिव में Z1 बढ़ा देना, बीटा पॉजिटिव में Z1 कम कर देना। क्लियर। ये इस तरीके से शॉर्टकट्स याद रखो, आपको भी बहुत ही मजा आएगा। साथ में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और यहाँ पे न्यूट्रिनो, ये साथ में तो प्रोसेस में लिखना ही है, वो मत भूलना। क्लियर। ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने जो पढ़ाया वो एक्स्ट्रा है। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है बेटा? तो जो प्रोसेस होती है ना, टोटल 4 प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए तभी कोई भी प्रोसेस को राइट माना जाता है। कौन कौन सी 4 प्रोसेस? उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन। आप ये नीचे वाला इक्वल करते हो ना, वो चार्ज कंजर्वेशन है। ऊपर वाला मास कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। बट इसमें ना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हुआ था। तो उसने देखा कि और एक रिक्वायरमेंट है, मतलब और भी कुछ एमिट हो रहा है जिसका मोमेंटम h/2 होता है, h/2 होता है और अपने आप बाहर निकल जाता है। और उसका वो चार्जलेस है और उसका मास इससे भी कम है, बहुत ही कम है, और वो अर्थ से भी बाहर निकल जाता है, मतलब उसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है बेटा। उसका नाम दिया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पोर्शन में जो बोल रहा हूँ। क्लियर। हमारे टेक्स्ट बुक में बीटा डीके डिटेल में दिया है, उसका भी आपको स्टडी करना है। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके डिटेल में भी दिया है, बट वो सिलेबस में से निकल गया है बोर्ड के एग्जाम में। अभी के लिए
अभी ये जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें निकल गया है बेटा, क्लियर, कोरोना के हिसाब से, क्लियर। तो बेटा ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर, ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर, उस प्रोसेस को हम लोग हाउ टू कैलकुलेट दिस, क्लियर, इसमें भी क्यू फाइंड करना होता है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, क्लियर। बट अभी बीटा डीके में आप एग्जाम में लिखने के लिए अल्फा लिखा, बीटा डीके में ये बस इतना लिख देना है, ओके। देन आता है बेटा, स्क्रीन पोज करके लिख लो, ओके। अब बेटा लास्ट गामा डीके, क्लियर, गामा डीके। तो एक्चुअल में ये रेडिएशन है, ये पार्टिकल नहीं है, ये रेस है, रेडिएशन है, क्लियर। चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर। मैं आपको बता दूं, व्हेन एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा न्यूक्लियस in एक्साइटेशन लेवल, न्यूक्लियस एक्साइटेशन लेवल पे होगा, एक्साइटेड होगा ना, मतलब अपर कंडीशन, मतलब कोई भी चीज का एमिशन कर रहा है ऊपर जाएगा, हाईली एमिट होगा, मतलब ऊपर जा रहा है, उसके बाद उसको ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल ये उसके भी लेवल है, अभी अल्फा के टाइम न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एमिटन हुआ अल्फा का या तो बीटा का, अब उसको ग्राउंड स्टेट में आना तो होगा, तो इसका जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी को भी उसको क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, क्लियर, एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, क्लियर। वो एनर्जी लेवल्स, इसके एनर्जी लेवल्स किस में होते हैं, इसके मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होते हैं। तो आप E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करना, उसमें लेमडा को मेन बना देना, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा 0.0012 नैनोमीटर, मतलब एक्सरे से भी छोटी वेवलेंथ, यू नो अबाउट वेरी वेल, किसकी होती है, गामा रेस की। मतलब ये पार्ट, ये वेवलेंथ कौन से पोर्शन में मिलती है, गामा रेस के पोर्शन में मिलती है, इसलिए इसका नाम गामा रेडिएशन दिया। रीजन क्यों गामा रेडिएशन बोला, ये रीजन समझो, क्योंकि अल्फा और बीटा के टाइम वो मतलब न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड लेवल पे होंगे, अब उसको ग्राउंड स्टेट पे आना ही पड़ेगा बेटा, तो उसका जो एनर्जी गैप है ना, उतना एनर्जी को एमिट करना होगा, तो उस एनर्जी गैप से जो वेवलेंथ मिलती है वो एक्सरे से भी छोटी, यानी कि गामा पार्ट में हमारा जो है ना, रेडियो, माइक्रो, विजिबल, इंफ्रारेड, क्लियर, यूवी, एक्सरे और गामा, तो वो पार्ट गामा रेस के अंदर आया, इसलिए इसका नाम गामा रेस दिया। बट गामा रेस कब होता है, जब अल्फा और बीटा जनरेट होते हैं ना, उसी टाइम पे गामा मिलता है। बट जब गामा मिलता है ना, तब कोई चेंज नहीं होता है, ये वाला एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ चार्जलेस है, तो आपको तो इतना ही लिखना है, वो रेडिएशन है, क्लियर, और चार्जलेस है, ये थोड़ा आप नीट के लिए लर्न करोगे, ओके बेटा। तो आप, आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। मुझे भी मालूम है बेटा कि टेक्स्ट बुक में डीपली दिया है, वो आपको लर्न नहीं करना है, बट आप एक बार जरूर पढ़ना, क्लियर, फर्दर योर नॉलेज, क्योंकि आप कभी कभार बीएससी, एमएससी किसी भी एडमिशन लेने जाओगे तो ये केमिकल चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर है, तो आप केमिस्ट्री या बायो रखोगे वहाँ पे भी काम लगेगा, या फिजिक्स रखोगे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम लगेगा, क्लियर। इसलिए अल्फा, बीटा, गामा, डीके जो है ना, टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ना, सिलेबस में भले नहीं निकल गया हो, क्लियर। अब बारी आती है बेटा नेक्स्ट पोर्शन, पावर के बता में, अल्फा, बीटा और गामा के पावर। मैं आयोनाइजेशन पावर की बात कर रहा हूं, आयोनाइजेशन पावर अल्फा का है ना सबसे ज्यादा होगा, गामा का कम होगा, क्योंकि अल्फा के पास चार्ज सबसे ज्यादा है और हेवी पार्टिकल है, वो
चार्ज भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए आयोनाइजेशन पावर इसके कंपैरिजन में देखो ये सबसे छोटा, इसके कंपैरिजन में इसका 100 टाइम्स बड़ा है आयोनाइजेशन, इसका 100 टाइम मतलब 100 का भी 100 टाइम्स यानी कि 1000 टाइम्स। इसका आयोनाइजेशन पावर सबसे कम, इससे 100 टाइम्स ये बड़ा, इसका भी 100 टाइम्स ये बड़ा और इससे भी 10,000 टाइम्स। बट पेनिट्रेशन पावर मतलब बाहर सबसे ज्यादा कौन निकल पाएगा, सबसे जिसके पास चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट कम होगी। क्लियर, तो वो सबसे ज्यादा कौन होगा, गामा। मतलब ये अल्फा 1 इसके 100 और इसका 1000 अरे 10,000। मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, गामा का सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है, अल्फा का है। ये बेटा आप लिखो थियरी में तो भी बढ़िया है और बेटा एमसीक्यू में काम लगेगा। ओके, हियर स्क्रीन पोज करके बेटा लिख दो। आई होप लिख दिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन बेटा मैं करवाने जा रहा हूं, नोट डाउन करना। क्लियर, नेक्स्ट पोर्शन में करवाने जा रहा हूं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता दूं क्या कि लाइक दिस कंडीशन हमारे पास एक डेटा दिया गया है। चलो सबसे पहले एक तो फॉर्मूला ZXA, अल्फा एमिट कर रहा है तो Z-2 Y A-4, राइट। ZX में यहाँ पे 2 करूंगा, ZX है बीटा नेगेटिव साथ में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पॉजिटिव साथ में न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे Z+1 करोगे एज इट इज, इसमें Z-1 करोगे एज इट इज, और जब गामा होगा तो बेटा कुछ नहीं करोगे, सब कुछ एज इट इज। ये सबसे पहले आपको लर्न करना है। क्लियर, लर्न करना है। ओके, टेक्स्ट बुक में एक सम दिया गया है बेटा, एक्चुअल में वो निकल गया है। क्लियर, फिर भी मैं हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 1-2 सेशन कर लेते हैं, क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन सपोज आएगा ना तो बहुत काम लगेगा बेटा। 13.6 है ना, 13.6 का 1-3 पहले 1 करता हूं, 88 R8 226, उसमें से अल्फा डीके करो तो 88 अल्फा डीके यानी कि 2He4, तो 88 तो ये क्या होगा 86, नंबर नहीं मालूम है तो y लिख दो, 226 y 224, बस खत्म। दूसरा ट्राई आप करो। 10 दिया है थर्ड नंबर 15p32 बीटा नेगेटिव साथ में एंटी न्यूट्रिनो, मतलब देखो ये से लिखूंगा मैं -1 ही 0 और एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर, 86 अरे सॉरी बीटा नेगेटिव -1 है ना तो एक पावर z का बढ़ाओ, 15 है तो 16 कर दो, 16 -1 15 हो गया। नाम है तो याद है तो लिखो, नहीं याद है तो चलेगा। देन ये वाला 5th नंबर 6C11, बाकी सब लोग आप ट्राई करना खुद बेटा। बीटा पॉजिटिव, क्लियर, तो न्यूट्रिनो होगा बीटा पॉजिटिव मतलब +1 ही 0 और न्यूट्रिनो तो +1 है तो ये 5 होगा बोरोन और 11 का 11। क्या कोई टफ गेम है क्या, कोई टफ गेम है क्या बेटा? इतना तो सबको मालूम पड़ता है कि आप कर सकते हो ना। इतने इजी एमसीक्यू हम लोग क्यों जाने दे। नीट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आ गया तो काम लगेगा बेटा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि पॉज करके लिख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ो। पॉज करके लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब 1-2 में भी करवाता हूं। सपोज यहां पे ऐसा लिखा है ZXA, यहां पे लिखा है Z-1 YA, यहां पे लिखा है Z R, यहां पे लिखा है A-4, क्लियर, यहाँ पे लिखा है Z+1, क्लियर, S A-4, यहाँ पे लिखा है कुछ भी लिखा है T Z+1 A-4 एज इट इज लिखा है। यहाँ पे क्या क्या जनरेट होगा, कौन कौन से पार्टिकल, तो देखो A विल रिमेन सेम, तो आपको इतना मालूम पड़ गया कि अल्फा बीटा गामा में A किस में होता है, बीटा में और गामा में, और Z-1 हुआ, एक कम हुआ मतलब बीटा पॉजिटिव मिला।
z-1 में से z मतलब कितना ऐड किया आपने, सॉरी यहाँ पे +1 लिख देता हूं, गलती हो गई थी मेरी, +1 लिखना था मुझे। क्लियर, z+1 कितना ऐड करोगे -1 में, तो +1 आएगा 2, तो इसको 2 सब्ट्रैक्ट करो, ये मैंने MCQ खुद बनाया है ना इसलिए। क्लियर, अब इसको z और a करना था, ओके। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं लिख देता हूँ अपने आप, यहाँ पे a-4 एज इट इज रखना है, z-3, राइट। तो इसमें कितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया बेटा, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया और a-4 हुआ, मतलब ये अल्फा हुआ। क्लियर, यहाँ पे सपोज ऐसा है कि z-2, तो इसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, +1 ऐड कर रहा हूँ, तो z-2 आ गया, देखो तो बीटा नेगेटिव हुआ। यहाँ पे z-2 a-4 एज इट इज है, दोनों सेम है, मतलब क्या जनरेट हुआ होगा, गामा। क्लियर, इस प्रोसेस से आप पता चला जाएगा कि अल्फा, बीटा या गामा जनरेट हो रहा है। ऐसी भी प्रोसेस दी जाएगी, आपको एक एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर दिया 82114, यहाँ पे बोला है एक अल्फा जनरेट होगा, उसके बाद XY, उसके बाद यहाँ पे बीटा नेगेटिव जनरेट होगा, उसके बाद भी बीटा नेगेटिव, मतलब बीटा नेगेटिव जनरेट होगा, उसके बाद R बन रहा है, उसके बाद गामा मतलब S बन रहा है। तो S का एटॉमिक नंबर और ये वाला और ये वाला क्या होगा, फिल द ब्लैंक्स। तो देखो अल्फा जनरेट हुआ, 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 78, 114, तो उसमें 110 हुआ। बीटा नेगेटिव है तो एक पावर को बढ़ाना है, 79 +1 करना है, ये 110 ही करना है। दूसरी बार बीटा नेगेटिव है तो 79 का 80 और 110, और गामा है तो 80 और 110। क्लियर, आप बेटा इतना कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कैलकुलेशन भी खुद कर सकते हो बेटा। क्लियर, इसके बाद बेटा मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो एक एग्जाम्पल ऐसा भी आएगा, ये सारे नीट के लिए काम लगेंगे, JEE के लिए, MCQ के लिए काम लगेंगे। आपको ऐसा पूछा है कि 92U 234 में से क्लियरियम 82, पता नहीं है, जो भी नाम है मुझे पता भी नहीं है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ 208, इसमें से ये कन्वर्ट होके ये बना, यूरेनियम में से 82 लेड, मतलब जो भी है, PB है या जो भी है, क्लियर, ये बना, ये इसमें से ये बना। तो हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा, कितने अल्फा और कितने बीटा एमिट होंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 92U 234, 82 PB 208, सपोज x अल्फा मतलब 2He4 एंड y बीटा -1 is 0, एज्यूम कर लो x अल्फा एंड y बीटा। तो बेटा देखो सबसे पहले एटॉमिक मास को कंपेयर करो, मतलब एटॉमिक मास को कंपेयर करो, तो 234 इक्वल टू 208 प्लस ये 4, ऐसा x पार्टिकल है ना, तो 4x प्लस y इंटू 0, तो ये हुआ 4 और 232 मैंने ले लिया था, 232 ले लेता हूँ। क्लियर, तो ये हुआ 24 डिवाइडेड बाय 4, इट्स 6, x इक्वल टू 6 मिला। अब एटॉमिक नंबर्स को, यानी कि ये 92 एटॉमिक नंबर्स को इक्वल करो, 92 82 प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई, 82 92 में से 82 सब्ट्रैक्ट करो, 10 आएगा, 2x कितना आया था 6, माइनस वाई इस साइड आएगा प्लस 12 माइनस 10 इट्स 2, तो y क्या मिला बेटा 2 मिला, मतलब 6 अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल जनरेट होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जेईई नीट में, तो आपको बेटा करना है मतलब करना ही है, करना है मतलब करना ही है।
क्लियर, जिससे दिक्कत ना आए। ओके बेटा, तो ये लेक्चर जो है ये लेक्चर बेटा मैंने जो करवाया, क्लियर, ये पोर्शन प्लीज कहीं पे भी एमसीक्यू आए ना उसका मार्क्स ना जाए, इसके लिए आज टोटल हम लोगों ने 2 ही थियरी लर्न की है। पहली वाली न्यूक्लियर फोर्स, वो कंप्लीटली लर्न करना और लिखते देना और लर्न कर लेना। और सेकेंड थियरी है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसमें अल्फा बीटा गामा के बारे में क्या लिखना है। अल्फा इज द मैटर पार्टिकल जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है। जब अल्फा पार्टिकल जनरेट होता है तब 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास कम होता है। बीटा पार्टिकल, बीटा इज द बीटा, वो भी मैटर पार्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जनरेट होता है, तब दोनों के एटॉमिक नंबर में एक नंबर इंक्रीज होता है, ए एज इट इज रहता है। क्लियर। गामा इज द रेडिएशन, वो कोई चार्ज जनरेट नहीं करता है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फा का है, बीटा गामा का सबसे कम है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा गामा का है, अल्फा का कम है। क्लियर। इस तरीके से बेटा पूरी थियरी को लर्न करो। क्लियर। स्क्रीन पोज कर करके लिखना है, वो मत भूलना बेटा, और कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे भेज देना। क्लियर। कल जो थियरी आने वाली है वो सही में इससे भी भयंकर खतरनाक थियरी आने वाली है। क्लियर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मजा आएगा, 100% बोल रहा हूं। ओके बेटा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। बाय बाय।